दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इमिग्रेशन क्या होता है। अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो तो कितने टाइप के वीज़ा आपको देखने को मिलते हैं। सब चीज़ों पे मैंने डिस्कस किया था। आने वाले टाइम पे हर एक टॉपिक को उठा करके मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। हर एक वीज़ा को मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आपको ज़रूर पता होना चाहिए परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा क्या होता है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पीआर क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, पीआर के और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम पीआर अप्लाई कर सकते हैं, पीआर में क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जो परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा देती है। तो सभी चीज़ों को हम पॉइंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, कोई भी कंट्री पीआर क्यों देती है। देखिए, कोई भी कंट्री अगर पीआर दे रही है तो उसके पीछे का रीज़न होता है कि कोई भी कंपनी जिसको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो अगर उसको एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कंट्री क्या करती हैं, इकोनॉमिक सर्वे करती हैं और पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन, जैसे आईटी इंजीनियर हो जाते हैं, केमिकल इंजीनियर की बात करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, ऐसी बहुत सी शॉर्टेज उनको देखने को मिलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, ऑक्यूपेशन लिस्ट निकालते हैं जिसके बेसिस पे पीआर अप्लाई किया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का। अब कोई भी कंट्री ऐसी है जिसकी अगर आप देखो पॉपुलेशन बहुत कम है, अब पॉपुलेशन बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, जिससे लोग अट्रैक्ट हों और उस कंट्री में जाएं। तो अगर आप देखते हो तो स्किल्ड वर्क फोर्स, परमानेंट वीज़ा के थ्रू क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, स्किल प्रोफेशनल वहाँ जाते हैं और इससे क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगी, लोग वहाँ पे जाएंगे, जॉब करेंगे, टैक्स पे करेंगे और अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कोई बिजनेस प्रोफेशनल होता है तो कोई भी कंट्री में जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं जॉब भी क्रिएट करेगा और उस कंट्री में क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये भी चीज़ देखने मिलती है। देखो क्या, कंट्रीज़ में ऑफर रेजिडेंसी टू इंडिविजुअल्स हु स्टार्ट बिजनेस, क्रिएटिंग जॉब एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी। साथ ही साथ सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट भी मिलता है। उसके अलावा फैमिली यूनिफिकेशन भी बात करें, अगर किसी के पास पीआर होता है तो अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करता है वो, तो कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट होकर लोग, उनकी फैमिली मेम्बर भी वहाँ जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जब बता रहे थे, कोई भी कंट्री ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। आप सपोज कनाडा का एग्जांपल लेते हो तो कनाडा का एरिया तो बहुत है, इंडिया से बात करेंगे तो, कंपैरिजन करेंगे तो, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से कम है और जिस स्किल्ड की उनको रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं इंडिया है, चाइना है, अलग अलग कंट्रियों से लोग वहाँ पे जाते हैं पीआर की ओर अट्रैक्ट होकर के। ग्लोबल मोबिलिटी की बात करोगे, यहाँ पर ट्रैवल फ्रीडम मिलता है अगर किसी को पीआर कोई अप्लाई करता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप किसी भी कंट्री में पीआर लेके जाते हो तो पाथवे टू सिटीजनशिप है, आप किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप भी ले सकते हो अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा है तो। उसकी टर्म्स कंडीशन मैं आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपके पास पीआर है, 5 ईयर की पीआर होती है किसी भी कंट्री की, अगर आप 4 साल रहते हो तो आप वहाँ की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं डिस्कस करनी थी। अब परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा तो हमने बात किया कि कंट्रियाँ क्यों निकालती हैं, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। देखिए, इसके मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। जैसे आप इंडिया में रहते हो, कोई भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, वैसे ही सेम बेनिफिट आपको पीआर मिलता है। आप इंडिफिनिट स्टे कर सकते हो, जितना चाहो लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हो। 5 साल का पीआर होता है, आप एक्सटेंड कराना चाहो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो एक्सटेंड भी हो जाता है। सिटीजनशिप लेना चाहो 4 साल के बाद सिटीजनशिप ले सकते हो। वर्क ऑथराइजेशन की बात करते हैं, आप जितना चाहो वहाँ पे जॉब कर सकते हो। पार्ट टू सिटीजनशिप आपको मिलता हुआ दिख रहा है। रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। ट्रैवल बेनिफिट मिलता है, अगर आप किसी कंट्री या कनाडा की पीआर ट्रैवल करते हो, पीआर लेते हो, आप अदर कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हो। और साथ में डिपेंडेंट इंक्लूजन भी होता है। अगर आपकी कोई मेन एप्लीकेंट होता है जो पीआर अप्लाई करता है, उसके साथ में उसके जो वाइफ होती हैं, स्पाउस, उनको भी पीआर मिलता है, बच्चों को भी बेनिफिट मिलता है पीआर का। और इसमें बहुत सी कंडीशन भी यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो जैसे यूएस है, यूएस में क्या होता है, ग्रीन कार्ड मिलता है, एज लाइक पीआर ही वो होता है। कुछ 2 कंट्रियाँ हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब पीआर आपको ऑफर करती हैं, जिसके बेसिस पे वहाँ रहते हो आप और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया पीआर 5 ईयर के लिए होती है। अब लोग पूछेंगे सिटीजनशिप में और पीआर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पीआर में आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं, सारे राइट मिलते हैं, लेकिन आपके पास किसी भी कंट्री का पासपोर्ट नहीं होता जब तक आपके पास पीआर है। आपने पीआर की टर्म्स कंडीशन फुलफिल की, 5 साल वहाँ पर रह लिए आप, उसके बाद सिटीजनशिप अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। वोटिंग राइट आपको नहीं मिलते हैं, अगर आप पीआर होल्डर हो तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। और डिफेंस में आप जॉब नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बाकी ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, पासपोर्ट आपके पास नहीं रहता है उस कंट्री का, और अगर आप पीआर को रिन्यूअल कराना चाहो, एक्सटेंड कराना चाहो, तो वो भी आप वहाँ पे
कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, डिफरेंस होते हैं सिटीजनशिप और पीआर में। अब 2 कंट्री हैं जब मैं बताया आपको, फर्स्ट है कनाडा जो परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा ऑफ़र करता है, जो लोग भी वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसकी भी अप्लाई करने के लिए बहुत से रूल होते हैं, बहुत सी कैटेगरी होती है जो आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन दबा करके, जिससे और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। साथ ही साथ कनाडा के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह का पीआर निकालती है, लेकिन इसमें भी बहुत अलग-अलग पीआर होते हैं। जैसे 189 होता है, कैटेगरी होती है, 190 सब क्लास वीज़ा होता है, 491 सब क्लास वीज़ा होता है, 186 सब क्लास वीज़ा होता है, 191 सब क्लास वीज़ा होता है। ऐसे बहुत से सब क्लास होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो पीआर अप्लाई करना बहुत अलग तरीके से किया जा सकता है, और सबको, हर एक वीज़ा को मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो की टॉपिक यही था कि परमानेंट रेज़िडेंसी वीज़ा क्या होता है, कौन-कौन सी कंट्रियाँ हैं जो परमानेंट रेज़िडेंसी वीज़ा अप्लाई करवाती हैं। बाकी दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी कंट्री में पीआर अप्लाई करना चाहते हो, तो ऑक्यूपेशन, हर एक कंट्री में मैंने बताया स्किल शॉर्टेज होती है, तो एक ऑक्यूपेशन लिस्ट निकालते हैं। तो आपका प्रोफेशन उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में आना चाहिए, चाहे वो कनाडा होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया होती है। अभी के टाइम पे क्या है, कनाडा ने क्या किया हुआ है, 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरी निकाल रखी हैं। जो फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, हेल्थ केयर सोशल सर्विसेज की बात करें, अगर कोई इसमें जॉब करता है हेल्थ केयर सोशल सर्विसेज में, वो उसके लिए बेनिफिट है। कम सीआरएस कट ऑफ आ रही है उनकी। साइंस टेक्नोलॉजी, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो स्टेम ऑक्यूपेशन जो होती है, ट्रेड ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एग्री फूड की बात करते हैं, एजुकेशन ऑक्यूपेशन देखें, तो ये 5 कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशंस हैं जो यहाँ पर काफ़ी डिमांडफुल है कनाडा में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इस 5 ऑक्यूपेशन में आते हो तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो लेस सीआरएस कट ऑफ के बेसिस पे गवर्नमेंट अप्लीकेशन उठा लेती है। फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया आपको कि डिमांड ऑक्यूपेशन होती है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट बोलते हैं जिसको, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है यहाँ पर, तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है। और आप नीचे देखोगे तो आपको CSOL देखने मिल जाएगा, कोर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, MTSSL लिस्ट होती है, STSOL लिस्ट होती है, रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। सब कुछ मैं डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ ऑक्यूपेशन डिमांड तो होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पॉइंट भी बनने चाहिए। एक पॉइंट ग्रिड सिस्टम होता है। जैसे हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में 67 पॉइंट होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो 65 पॉइंट होने चाहिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।